जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का बेसिक और सभी सवाल हल कर चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। इसमें पहले हम बेसिक सीखेंगे। तो चलिए बेसिक शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया है वक्र, जिसे इंग्लिश में कर्व बोलते हैं। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। तो दिया है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति को वक्र कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति को वक्र कहते हैं। अब ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, एक आकृति ये बन गई, ये वक्र कहलाएगा। ये भी वक्र है, ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है, क्योंकि यहाँ पे ये सटा हुआ है। ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना है। दूसरा देखिए दिया है सरल वक्र, जिसे इंग्लिश में सिंपल कर्व बोलते हैं। जब वक्र स्वयं को नहीं काटती है तो वह सरल वक्र कहलाती है। अब सरल वक्र देखिए, ये भी सरल वक्र में ही आएगा, ये भी सरल वक्र में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये भी सरल वक्र है, क्योंकि ये यहाँ पे काट नहीं रहा है, मिला रहा है। लेकिन अगर जो है इस तरह से बना दें, इस तरह से, तो ये सरल वक्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये काट रही है एक दूसरे को, तो इसलिए ये सरल वक्र नहीं है, ये सरल वक्र है। ये वाला भी ये सरल वक्र है, लेकिन ये खुला हुआ वक्र है, और ये सरल वक्र है, बंद वक्र है। फिर देख लीजिए नोट में क्या दिया है, एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं। अब एक बंद वक्र हम बना लेते हैं। ये एक बंद वक्र हो गया। तो ये एक वक्र हम बना लिए हैं। अब सीखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है वक्र का अभियंतर। अब ये जो रेखा बना है, ये रेखा जो है, रेखा के अंदर का जो भाग है वो वक्र का अभियंतर कहलाएगा। फिर दिया है वक्र की परिसीमा, इंग्लिश में से बाउंड्री बोलते हैं। तो ये जो है, ये लाइन जो खींचा हुआ है, ये है वक्र का परिसीमा। फिर है वक्र का बहिर्भाग। अब ये जो रेखा है, रेखा के बाहर जो भाग है वो वक्र का बहिर्भाग कहलाता है। बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग, अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग, परिसीमा मतलब ये जो रेखा है। फिर दिया है वक्र का क्षेत्र, इंग्लिश में से बोलते हैं रीजन ऑफ कर्व। वक्र के अभियंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर, ये अभियंतर और ये जो परिसीमा है, इसका जो रेखा है, इसको मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे वह वक्र का क्षेत्र कहलाता है। तो ये परिसीमा जो है, ये परिसीमा और इसके अंदर का जो भाग है, दोनों को मिला के जो क्षेत्र बनेगा वो वक्र का क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए। तो दिया है बहुभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन्स। इसका परिभाषा है सरल रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। सरल रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब देखिए सरल रेखा, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ये सब सरल रेखा है। अब इन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, यानी ये एक बहुभुज है। फिर आगे दिया है भुजाएं। अब बहुभुज की भुजाएं किसे कहते हैं? तो एक बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं।
ये बहुभुज बना है, इन्हीं रेखाखंडों से बना है, तो ये इसकी भुजाएं कहलाते हैं। जैसे ये बी सी, सी डी, डी ई ई एफ और एफ, ये रेखाखंड जो हैं बहुभुज की भुजाएं हैं। फिर दिया है शीर्ष, जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। इसका परिभाषा है एक बहुभुज में दो भुजाएं जहां आपस में मिलती हैं वह बिंदु बहुभुज का शीर्ष कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए बी रेखा बी और ये, फिर ये और एफ, यहाँ पे ये पे मिलती हैं, ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे मिलती है इस बिंदु पे, तो ये बिंदु जो है ये बहुभुज का शीर्ष कहलाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे मिलती हैं, तो ये बहुभुज का शीर्ष कहलाएगा। ये रेखा यहाँ मिलती है, तो ये बहुभुज का शीर्ष होगा, ये बहुभुज का शीर्ष होगा, ये भी शीर्ष होगा और ये भी शीर्ष होगा। तो दो रेखाएं बहुभुज में जब दो रेखाएं जिस बिंदु पे किसी बिंदु पे मिलती हैं तो वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। फिर दिया है आसन्न भुजाएं, इंग्लिश में से बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। एक बहुभुज में कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। अब देखिए ये बिंदु जो है इस वाले रेखा में भी है, इस वाले रेखा में भी है, इसलिए ये रेखा और ये रेखा ये दोनों आपस में आसन्न रेखाएं कहलाएंगी। वैसे यहाँ पे देखिए ये बिंदु इस रेखा में भी है, इस रेखा में भी है, तो ये रेखा और ये रेखा, ये वाला नहीं, ये दोनों वाला आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। वैसे ये वाला और ये वाला ये भी आसन्न कहलाएगा, ये और ये भी आसन्न भुजाएं हैं, और ये वाले और ये वाले ये भी आसन्न भुजाएं हैं। तो दिया है जब कोई भी दो भुजाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। तो इन दोनों में भी उभयनिष्ठ बिंदु एक ही है, इसमें भी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ पे नहीं तो लिखना हो तो लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। एक बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं, तो इसमें लिख लीजिए ए बी, बी सी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए। यहाँ पे एरो लगा लीजिए। फिर इसमें देखिए एक बहुभुज में दो भुजाएं जहां आपस में मिलती है वह बिंदु बहुभुज का शीर्ष कहलाता है, इसका भी लिख लीजिए। ये बी सी डी ई एफ, एफ तक ही है, ई और एफ ऐसा लिखा जाता है। आसन्न भुजाएं तो यहाँ पे लिख लेंगे बी ए एफ, इसमें ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बी ए और एफ ए। अब देखिए यहाँ पे बी ए लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि, सॉरी यहाँ पे एफ ए नहीं, ये एफ रहेगा, ए एफ। यहाँ पे बी ए है तो इस तरह से एफ ए नहीं लिखना है, ये एफ लिखना है, बी ए ये एफ, इसमें जो लास्ट में रहेगा उसमें ये पहले रहेगा। तो यहाँ पे ये लास्ट में है, बाद में है, तो यहाँ पे ये पहले है, यानी बी ए और ये एफ। फिर लिख लीजिए ए एफ और एफ ए, एफ ई ई डी लिख लीजिए, एफ ई और ई डी। चलिए इतना ही लिख लीजिए, आगे तो लिख लेंगे। फिर देखिए दिया है आसन्न शीर्ष, एडजेसेंट वर्टाइसेस। एक बहुभुज में
बहुभुज की एक ही भुजा के दो अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। अब जैसे ये एक भुजा है, ये और बी, तो यहाँ पे दिया एक ही भुजा के दो अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। तो ये बी का अंत बिंदु ये है, एक बी रहेगा, एक ये रहेगा, ये रहेगा। तो ये जो अंत बिंदु है ये आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए उदाहरण में, ये और बी एक ही भुजा के रहना चाहिए, एक ही भुजा के दो अंत बिंदु। अब ये भी लिख लिए तो ए बी का अंत बिंदु एक ये होगा, एक ये होगा। तो ये और बी, ये और एफ भी लिख सकते हैं। अब ये एफ इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि जब ये वाला हटाएंगे तो ये जो रेखा बनेगा ये एफ रहेगा। फिर एफ और ई और डी और सी और बी। फिर देखिए दिया है विकर्ण, इंग्लिश में से डायगोनल्स कहते हैं। ऐसे दो शीर्ष जो आसन्न नहीं है, ऐसे दो शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने से बनने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। अब देखिए एक शीर्ष ये ले लेते हैं, तो इसका आसन्न या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो इन दोनों को छोड़ के ये वाला लिए तो इसका आसन्न ये है और ये है। तो इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे क्या दिया है, ऐसे दो शीर्ष जो आसन्न नहीं है। तो एक बिंदु ये लिए, इसका दो आसन्न शीर्ष यही है। तो इन दोनों को छोड़ के को मिलाने से बनने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो इन दोनों को छोड़ के अगर जो मैं इसे मिला दें, इसे इस पे मिला दें या इस पे मिला दें या इस पे मिला दें, क्योंकि यहां से मिला है ना, तो इस दोनों बिंदु को छोड़ देना, इसके आसन्न बिंदु को छोड़ देना। अब केवल यही नहीं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें लेंगे तो ये वाला और ये वाला छोड़ना रहेगा, इसको लेंगे तो ये वाला छोड़ना रहेगा, इसको लेंगे तो ये वाला छोड़ना रहेगा। यानी जो शीर्ष लेंगे उसका जो आसन्न शीर्ष है उसे छोड़ देंगे। फिर जो दूसरा बचेगा उसे मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उसी को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। अब देखिए ये भी सीई भी विकर्ण बनेगा, सीएफ भी विकर्ण बन जाएगा, सीए भी विकर्ण बन जाएगा। यहाँ पे चाहे तो इसे भी खींच सकते हैं, इसे यहाँ पे मिला दिए, इसे भी यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ पे इसे खींच सकते हैं, इसे खींच सकते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, इसे विकर्ण एरो देखे सी ए सी एफ सी ई, सी ए सी एफ सी ई। अब ये हम अलग अलग भी ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लेते हैं। सी ए हो गया, तो इसे मिटा दे रहे हैं, एक ही रखते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत। तो यहाँ पे सी ए ना लिख के सी एफ लिख लेते हैं। सी एफ फिर लिख लेते हैं एक विकर्ण। चलिए प्रश्नावली 4.2 का सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल दिया है, नीचे दी हुई वक्रों को, पहला है खुली का आसन दिया है, फिर सी है और सी है, तो इस दोनों से नहीं मिलाना, इससे मिला दिए। ये वक्र दिए हैं, इसमें कौन सी खुली है, कौन सी मिला सकते थे, इससे भी मिला सकते थे, इसे ले लेते हैं, इसमें वर्गीकृत करना है। चलिए यहाँ पे हल लिख लेते हैं, विकर्ण यहाँ पे लिख लेते हैं खुली वक्र बीई। चलिए इतना रहने देते हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो खुली वक्र में कौन कौन सा है? ये वाला खुला है, यहाँ पे लिख लेंगे ये, और यहाँ पे सी वाला खुला है ये, और सी यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिख लेंगे बंद वक्र। तो बंद वक्र ये भी है, देखिए पूरा बंद है, कहीं भी खुला नहीं है। तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ई, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है। फिर दूसरा देखिए दिया है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक रफ आकृति बनाइए। खुला वक्र, अब खुला इसी में से कोई बना लेते हैं, नहीं तो फिर अलग से बना लेते हैं कोई भी। चलिए ये समझो बन गया। लो, ये खुला वक्र हो गया क्योंकि यहाँ पे मिला नहीं है। बंद वक्र बनाना है, बना लेते हैं। ये हो गया बंद वक्र। ऐसा भी बना सकते हैं हम। ये भी वक्र ही रहेगा। बंद वक्र ये हो गया। फिर देखिए तीसरा, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। बहुभुज बना लेते हैं, यही वाला बना लेते हैं, बहुभुज यही है एक, नहीं तो फिर दूसरा बना लेते हैं। या फिर ऐसा करके बना लेते हैं, सिंपल में एकदम ऐसा करके। ये भी एक बहुभुज है। कोई भी बहुभुज की खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। एक बहुभुज खींच लिए हैं हम, इसके ये छायांकित करना मतलब इसे भरना है रंग से। तो ऐसे हम एरो मार देने, इसका मतलब समझो ये भरा हुआ है। अभ्यंतर जो इसका परिसीमा होता है उसके अंदर के भाग को कहते हैं। अंदर का भाग छायांकित करना था, छायांकित यानी भरना था, तो भर दिए हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए चौथा सवाल। चौथा दिया है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति बना है, इसे देखकर उत्तर देना है। तो पहला पूछा है, क्या यह एक वक्र है? तो हाँ, यह एक वक्र है। ये सरल रेखाओं से बना है, तब भी एक वक्र है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। फिर दिया है, क्या यह बंद है? तो ये बंद तो है, दिख रहा है वैसे, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हाँ। इसका आंसर रहेगा हाँ। फिर पांचवा दिया है, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहला पूछा है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। तो बंद वक्र हम बना लेते हैं। ये भी बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा करके बना लीजिए। यहाँ पे ऐसा करके बना लीजिए, ये हो जाएगा। चाहिए बना लीजिए, चाहिए। ये बंद वक्र है लेकिन बहुभुज नहीं है। फिर दिया है, केवल रेखा खंडों से बनी हुई खुली वक्र। रेखा खंडों से बनी हुई खुली वक्र, एक ये हो सकता है, या फिर ऐसा करके बना लीजिए। केवल रेखा खंडों से बना हुआ है, खुला वक्र भी है। फिर दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, ये इस तरह से नहीं रहेगा, ऐसा कर लीजिए। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। अब दो भुजा यही हम लिए,
इस तरह से करेंगे तब भी बहुभुज नहीं बनेगा। इस तरह से करेंगे बनेगा ही नहीं। इस तरह से करेंगे चार भुजा हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देंगे हम संभव नहीं है, संभव नहीं है। दो भुजा से कोई भी आकृति नहीं बनेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्नावली 4.2 खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 4.3 के साथ। तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।